एस्टैब्लिशमेंट को शायद ये भी लग रहा हो कि अब हम अगर अटैक करेंगे तो क्योंकि बीजेपी की एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो हमारे ऊपर पलटवार करके सर्जिकल स्ट्राइक ना करेंगे। वो चाहते हैं कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि क्या इनके ऊपर अटैक पर अटैक करके इस गवर्नमेंट को, इस देश को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है या नहीं। एक और रीजन ये है कि इंडिया की डोमिनेंस अभी भी दुनिया में बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की इंपॉर्टेंस ग्लोबल स्टेज पर बढ़ी है और इंडिया की काफी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हुई है। और अगर पाकिस्तान को देखें तो उनकी तो इकोनॉमी भी डूब रही है, ऊपर से ये चाइना के पेट में दर्द भी बन गए हैं। पाकिस्तान को IMF से भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान के शुगर डैडी चाइना को देखा जाए तो उनके यहाँ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे हैं। उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जिस वजह से GDP ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में भी असर पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया की बढ़ती ग्रोथ और वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती डोमिनेंस को देखकर चाइना पाकिस्तान दोनों परेशान है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं दशाम शर्मा शो के एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, जो कि उन्होंने बनाया है रईसी पे, जो रिसेंटली अटैक किया गया है आतंकियों के द्वारा। इस हमले के अंदर किन का हाथ है एंड इन हमलों के तार किन लोगों से जुड़े हैं, इसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है वीडियो के अंदर। तो पूरा बात जानेंगे। वीडियो को देखने के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से सरकार जो एक्शन ले रही है एंड किस तरह से सरकार के लिए अजीत डोभाल जो है वो काफी ज्यादा एक अहम किरदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे NSA है। तो मेरे कमेंट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपको पसंद है, आई ओपनिंग रिएक्शन वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो के लास्ट में हम मेंशन करेंगे कि और भी क्या क्या मेजर्स है जो कि हम पब्लिक को करना चाहिए, भारत की जनता को किस तरह से एक्ट करना चाहिए सरकार को सपोर्ट करने के लिए। सरकार को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे गाइस तो पता नहीं कौन करेगा, दूसरे कंट्री के लोग करेंगे क्या सरकार को सपोर्ट। अगर जम्मू एंड कश्मीर पे आतंकियों ने कब्जा कर लिया तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे अपने घर पे? तो ये सवाल जरूर से अपने मन में उठाइए। वीडियो को जरूर से देखें पूरा। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद माना जाता था कि कश्मीर में रेडिकलिज्म की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन लगता है कि आक्रांताओं ने अपने गेम प्लान को थोड़ा चेंज कर दिया है। भारत में जैसे ही नई गवर्नमेंट अपॉइंट हुई है, जम्मू कश्मीर में कई अटैक हो चुके हैं, लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि कश्मीर वैली की जगह ये अटैक सारे जम्मू में हो रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ अब जम्मू में भी आग लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा? क्या पाकिस्तान और उनके पालतू कुत्ते भारत की कोलिशन गवर्नमेंट में कमजोरी नोटिस कर रहे हैं या उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? और इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल, जिन्हें फिर से इंडिया में NSA अपॉइंट किया गया है, उनका पहला इंपॉर्टेंट टास्क है जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेबलाइज करना। क्या वो जम्मू कश्मीर में फिर से आग लगाने से रोक पाएंगे और ये कैसे किया जा सकता है, आज की वीडियो में आइए जानते हैं। जिस दिन PM मोदी ने शपथ ली, उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थ यात्री बस जब वहां से शिवखोड़ी से होते हुए शाम को 6-6:15 बजे के आसपास बस आगे आती है। ड्राइवर को गोली लग चुकी थी। 9 लोगों की लगभग मौत हो गई मौके पे ही। मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। And a major update on the terror attacks in the Raisi region of India's Jammu and Kashmir. हम माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद में जैसे शिवखोड़ी दर्शन करने पहाड़ से जब नीचे उतरे थे तभी गोली चलने लगी थी। देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ समय के लिए शांति आई थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में कश्मीर वैली में सिक्योरिटी टाइट होने के बाद जम्मू में आतंकी अटैक्स बढ़ गए हैं। जम्मू में 2023 में टोटल 43 आतंकी अटैक्स हुए थे और 2024 में जून तक ही ऑलरेडी 20 ऐसे अटैक्स हो चुके हैं। जिस समय मोदी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी भारत में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, उसी समय रियासी में एक बड़ा आतंकी अटैक भी हुआ, जहां आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रही बस पर फायरिंग की। मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया। 9 are dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो लश्कर तैयबा से रिलेटेड है। ऐसे ही अटैक्स जम्मू के कठुआ में और डोडा में भी हुए। बैग था, राइफल थी AK-47। मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर टाइगर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ली है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान फंडेड है।
और जिन आतंकियों को इंडियन आर्मी ने मारा है उन आतंकियों के पास पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स भी कई मिले हैं। तो आपके दिमाग में ये ऑब्वियस सवाल घूम रहा होगा कि पिछले 1-2 सालों में जम्मू में क्यों अटैक्स हो रहे हैं इतने? जम्मू में इन आतंकियों ने टनल नेटवर्क्स क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का माना जाता है कि जो आतंकी जम्मू में ऑपरेट कर रहे हैं वो ना तो मोबाइल फोन यूज करते हैं और ना ही लोकल सपोर्ट, इसलिए उनको ट्रैक करना और भी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का मानना है कि ये जो आतंकी हैं वो संबा, हीरानगर और रजौरी पूंछ में मौजूद कुछ सीक्रेट ट्रैक्स और टनल से पाकिस्तान से इंडिया में घुस रहे हैं। ये आतंकी खास तौर पर मॉनसून सीजन का इंतजार करते हैं ताकि उस मॉनसून के बारिश और फ्लड्स की वजह से बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए जो इंफ्रारेड लाइट्स हैं और कॉन्सर्टीना वायर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए या मैल फंक्शन करना शुरू हो जाए, जिसका इस्तेमाल करके ये इंडिया में घुस सके। एक बड़ा रीजन ये माना जाता है कि क्यों जम्मू पर फोकस किया जा रहा है कश्मीर वैली के बजाय, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद काफी मजबूत सिक्योरिटी कर रखी है पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में, जिसकी वजह से आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस का कश्मीर में ऑपरेट करना पर्टिकुलरली मुश्किल हो गया है। एस्पा आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाना और आर्मी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है और स्टोन पेल्टिंग की आड़ में आतंकियों की जो फ्री मूवमेंट हुआ करती थी वो भी रुक गई है। बढ़ते हुए आतंकी अटैक्स के पीछे एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी बढ़ाने की कोशिश को रोकने की कोशिश है ये। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शायद कुछ समय में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस करे। अब देखिए, मेरा मानना है कि ये स्टेप गलत है, क्योंकि जब तक जम्मू एंड कश्मीर से रूट एंड ब्रांच आतंकी इकोसिस्टम को खत्म नहीं किया जाता तब तक जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देना खतरे से खाली नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आप आगे के स्टेप्स मत करने लगिए। ये तो वही बात हुई कि एक लड़की ने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया और आपने ऑलरेडी बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिए। लेकिन स्टेटहुड की बात के अलावा भी आप देखें अगर तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी और नॉर्मलसी एक लेवल तक आ रही है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है तब से इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ने वाले लोकल्स की संख्या 80% से कम हो गई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बॉम्ब्स की एक्सप्लोजन के बजाय टूरिज्म की एक्सप्लोजन हो रही है। पिछले साल लगभग 1.88 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। 2024 तक गवर्नमेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया जाएगा। इनफैक्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के पहले कश्मीर की जीडीपी 1 लाख करोड़ मानी जाती थी, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद अब लगभग 2.25 लाख करोड़ हो गई है। स्टोन पेल्टिंग करने के अलावा जॉब्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं। और अगर यही हालात 3 या 5 साल ऐसे ही चलते रहे तो यूथ को आतंकी बनाना और भी मुश्किल होता जाएगा। और यही बात पाकिस्तान और आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहते। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में हाल में ही आई कोalition गवर्नमेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ जानना चाहते हो। याद रखिए कि रियासी अटैक प्राइम मिनिस्टर मोदी के शपथ ग्रहण सेरेमनी वाले दिन हुआ था। ये बात भी सच है कि भले ही इस बार बीजेपी को कम सीट्स आई हो, लेकिन आया तो मोदी ही है और मोदी की लीडरशिप में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से आइसोलेट हो रखा है, इंटरनेशनली भी, और उनकी इकोनॉमी भी डूबी पड़ी है। हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए, हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दी। मैं वो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान उन्होंने अपना अलग देश 47 में ले लिया हमसे, वो अपना करे, भला करे, अच्छा करे, वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसे में इस तरह के आतंकी अटैक्स को अंजाम देकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ये मैसेज देना चाहते हो कि इंडियन गवर्नमेंट अभी भी जम्मू कश्मीर में कमजोर है और इंडिया को पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को शायद ये भी लग रहा हो कि अब हम अगर अटैक करेंगे तो क्योंकि बीजेपी की एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो हमारे ऊपर पलटवार करके सर्जिकल स्ट्राइक ना करेंगे। वो चाहते हैं कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि क्या इनके ऊपर अटैक पर अटैक करके इस गवर्नमेंट को, इस देश को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है या नहीं। एक और रीजन ये है कि इंडिया की डोमिनेंस अभी भी दुनिया में बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की इंपॉर्टेंस ग्लोबल स्टेज पर बढ़ी है और इंडिया की काफी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हुई है। और अगर पाकिस्तान को देखें तो उनकी तो इकोनॉमी भी डूब रही है, ऊपर से ये चाइना के पेट में दर्द भी बन गए हैं।
पाकिस्तान को IMF से भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान के शुगर डैडी चाइना को देखा जाए तो उनके यहाँ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जिस वजह से GDP ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में भी असर पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया की बढ़ती ग्रोथ और वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती डोमिनेंस को देखकर चाइना पाकिस्तान दोनों परेशान है। इसी वजह से पाकिस्तान और चाइना शायद दोनों भारत में आतंकी अटैक्स करवाना चाहते हो ताकि भारत की ट्रैजेक्टरी को रोका जा सके, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पाक बॉर्डर से चाइनीज गन्स और एम्यूनिशन भी बरामद किए गए हैं। उसके साथ एक और रीजन ये है कि देखिए पॉलिटिकली और फाइनेंशियली पाकिस्तान अनस्टेबल है, जिसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी जो बेसिकली पाकिस्तान को चलाती है उनकी हालत भी अनस्टेबल है। इस समय पर बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और POK सब में आर्मी के खिलाफ बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट या हिंसा चल रही है। हो सकता है कि आर्मी इसलिए भी इस समय पर भारत पर हमला करवाना चाहती हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमला करके इंडिया के लोगों को मारकर और खासकर कश्मीर इशू को फिर से उठाकर पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को वापस अपने साइड पर लाना चाहती है। पाकिस्तानी आर्मी ये डोमेस्टिक पावर दिखाना चाहती है कि हम आज भी इंडिया पर हमला करके इंडिया के लोगों को मार सकते हैं। अगर इंडिया को हराना है, अगर इंडिया को नीचा दिखाना है, अगर गज़वाए हिंद करना है, तो उसके लिए आज भी पाकिस्तानी आर्मी ही बेस्ट तरीका है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, अब देखिए जब भी इस तरह के अटैक्स होते हैं भारत में तो कुछ अनफॉर्चुनेट रियलाइजेशंस होती हैं। पहली रियलाइजेशन ये हुई कि देखिए आतंकी अटैक्स का एक बहुत क्लियर रिलीजन होता है, क्योंकि जब ये रियासी का अटैक हुआ तो देखिए भारत के कुछ मीडिया के सेक्शंस ने और इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे ट्वीट किया। ओ इन्होंने नहीं किया, चलिए आरफा जी ने किया होगा, चलिए सबा नकवी जी ने किया होगा, इनको भी आतंक से बहुत प्रॉब्लम है। ओ नहीं किया, हमारे दुग्गल साहब जिनको देश में बढ़ती फैशिज्म से इतनी तकलीफ हो रही है उन्होंने तो किया होगा। अच्छा इन्होंने भी नहीं किया। अल जजीरा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने तो किया ही होगा। नहीं, AIMIM के शोएब जमाई साहब जिनको हिंदू एक्सट्रीमिज्म से इतनी प्रॉब्लम होती है देश में, उन्होंने तो जरूर किया होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि भारत की मीडिया के एक सेक्शन ने इस अटैक को उसी तरह से इग्नोर कर दिया जिस तरह से कांग्रेस ने 8,000 रुपए हर महीने लोगों के पॉकेट में डालने वाले प्रॉमिस को इग्नोर कर दिया। 8,500 रुपए महीने के हॉलीवुड ने भी राफा पे रातों रात ट्वीट कर दिया था। दर्जनों पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहे थे, लेकिन रियासी पर थोड़ी मुश्किल हो रही है इनको ट्वीट करने में। यहाँ तक कि इजराइल के लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने ट्वीट कर दिया, लेकिन बॉलीवुड वाले लोगों से नहीं हो पा रहा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस इंडिया में है विद 358 मिलियन यूजर्स। वहां पर कुछ लोगों ने ऑल आइज ऑन राफा की तरह ही ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अपेरेंटली उस ट्रेंड को हाइड कर दिया गया। क्योंकि सोचो यार, इस ऐप को लड़कियों के कूल्हों से पैसे मिलते हैं, कूल्हों वाली बैंडविड्थ रियासी पे क्यों वेस्ट करेंगे ये लोग? ये क्या है? लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए एक बड़ा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो शायद बहुत लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, वो था कि अजीत डोवल को तीसरी बार भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। रियासी अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडियन आर्मी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पिलग्रिम्स पर जो अटैक हुए हैं वो करने वाले किसी भी आतंकी को और उनके हेल्पर्स को किसी हालत में छोड़ना नहीं है, बचने नहीं देना है। आर्मी ने एक बड़ी ऑपरेशन अंडरटेक की है जिसमें जम्मू में लाइन से आतंकवादियों को उनकी हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की इस हालत को स्टेबलाइज करने का प्लान भी उन्होंने अपने सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोवल के साथ मिलकर बनाया है। इनफैक्ट साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोवल की अपॉइंटमेंट वाली फाइल ही साइन की थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन मोदी जी इतने उतावले क्यों हो रहे थे डोवल को अपॉइंट करने के लिए? देखिए क्योंकि अजीत डोवल, जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो अपने एक्सटेंसिव फील्ड वर्क और स्ट्रेटेजिक इनसाइट के लिए जाने जाते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी में। अजीत डोवल पहले ऐसे पुलिसमैन थे जिन्हें सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। उन्होंने हमेशा से क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत अग्रेसिव स्टैंस लिया है। उसके ऊपर से अजीत डोवल के पहले अगर आप NSAs को देखें तो ब्रजेश मिश्रा, JN दीक्षित, श्याम सरन और SS मेनन जैसे ऑफिसर्स थे। इन लोगों का बैकग्राउंड फॉरेन सर्विसेज में था। लेकिन अजीत डोवल, MK नारायणन के बाद दूसरे ऐसे NSA हैं जिनका बैकग्राउंड फॉरेन सर्विस के बजाय इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रहा है। यानी ये डिप्लोमेट नहीं रहे हैं, ये हमेशा से स्पाई एजेंसीज के साथ डायरेक्टली आतंकवादियों के खिलाफ डील करते हुए आ रहे हैं।
इनफैक्ट जो गैलेंट्री अवार्ड इनको मिला था वो एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली करने के बाद इंदिरा गांधी के थ्रू मिला था। उन्होंने इंडिया यूएस टाइज को और मजबूत करने के लिए भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इसलिए पिछले साल अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने अजीत डोवल को लेकर कहा था कि अजीत डोवल इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेजर हैं। Ajit Doval, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure. गवर्नमेंट को अजीत डोवल से काफी हाई होप्स हैं रियासी और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को लेके, क्योंकि अजीत डोवल ने रियासी के पहले भी इंडिया के लिए ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल की हैं जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। जैसे 1980s के दशक में खालिस्तानी इंसर्जेंसी के समय पर अजीत डोवल ने खालिस्तानियों को इन्फिल्ट्रेट करके काफी खुफिया इंफॉर्मेशन निकाली थी, जिससे बड़े बड़े खालिस्तानियों को या तो पकड़ा गया या भिंद्रनवाले की शरण में पहुंचाया गया। अजीत डोवल ने सिक्किम मर्जर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके अलावा उरी अटैक के जवाब में 2016 में पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक के जवाब में किए गए एयर स्ट्राइक में भी अजीत डोवल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात चल रही थी, उसकी प्लानिंग भी अजीत डोवल ने बहुत मेटिकुलसली की थी। एक तरफ जहां पूरा देश 26 जुलाई को देश में कारगिल दिवस मना रहा था, उस समय 23 और 24 जुलाई से जम्मू कश्मीर की सीक्रेट विजिट पर अजीत डोवल गए थे और वहां इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईबी, रॉ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे थे, जिस प्लान के तहत उन्होंने देश के कोने कोने से पैरामिलिट्री के 45,000 जवानों को जम्मू कश्मीर में एयरलिफ्ट किया, स्टेट को पूरी तरह से लॉकडाउन और प्रोटेक्ट करने के लिए। दर्जनों ड्रोन्स और 2000 से भी ज्यादा सैटेलाइट फोन्स जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री और आर्मी पर्सनल को दिए गए थे, ताकि वैली में पूरी तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन रहे। इन सब के दौरान डोवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आर्टिकल 370 का प्लान बिल्कुल भी लीक ना हो, टॉप लीडरशिप के अलावा और किसी को भनक भी ना लगे। डोवल की निगरानी में ही अमरनाथ यात्रा को स्लो डाउन करने का डिसीजन लिया गया। पैरामिलिट्री की 100 एक्स्ट्रा कंपनीज कश्मीर बुलाई गई और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के प्लान को कैमोफ्लेज करने के लिए, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए बॉर्डर पर लगातार शेलिंग भी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि इंडिया पाकिस्तान पर शायद अटैक करने वाला है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी और उनके पालतू कुत्ते जो मुजाहिदीन हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से बॉर्डर पर चला गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और बाकी टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की गई, जिसके बाद 4 अगस्त को यानी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के एक दिन पहले कश्मीर में सेक्शन 144 लगाया गया और वहां के सभी लोकल बड़े पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। और फिर 5 अगस्त को पार्लियामेंट में सक्सेसफुली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय की धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद महीनों तक जम्मू कश्मीर में जरा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई। और आपने शायद हाल में भी नोटिस किया होगा कि कुछ अननोन गनमैन जो हैं वो खालिस्तानियों और पाकिस्तानी आतंकियों को उनकी हुरों के पास फर्स्ट क्लास टिकट से पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट क्लास टिकट खासकर कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों में, जैसे दाऊद मलिक, शाहिद लतीफ, जियाउर रहमान, सुखदूल सिंह, अबू कासिम कश्मीरी, सरदार हुसैन आरायन, हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खंड, हरविंदर सिंह संधू, रिपु दमन सिंह मलिक और परमीत सिंह पंजवार। इन लोगों को कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों में कुछ अननोन गवर्नमेंट ने टपकाया है। अब इंडिया ने ऑब्वियसली और करेक्टली पूरी तरह से डिनाई किया है कि उनका इन लोगों को उनकी हुरों के पास पहुंचाने में कोई भी हाथ है। लेकिन कुछ मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि क्योंकि खालिस्तानी जो हैं वो इतने बड़े लफंगे हैं साले कि खालिस्तानी एक्टिविटीज करने के साथ ड्रग गैंग्स में भी घुसे पड़े हैं कनाडा में। तो रॉ ने अलेजिडली सिर्फ इतना किया कि राइवल जो गैंग्स हैं उनको कुछ पैसे दिए और इन खालिस्तानियों की लोकेशन बता दी और फिर बोला कि भैया आपकी मर्जी है, जो करने कीजिए। कलंगूट लास्ट बस स्टॉप, चप्पल लेन लास्ट बंगलो का नाम शांति निकेतन। अबे नारी निकेतन नहीं, शांति निकेतन तो बोला, शांति निकेतन। सेम अपेरेंटली पाकिस्तानी आतंकियों के साथ भी इन्होंने किया है कि राइवल आतंकियों को पैसे और उन आतंकियों की लोकेशन दे दी, बाकी बोला कि भैया जो करना है करो। इससे अलेजिडली रॉ का फायदा यह है कि उनके पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मतलब काम हो जाए लेकिन उस काम से आपको कोई कनेक्ट ना कर सके। आपने अगर ये काम किया भी हो तो आप उसे सेफली डिनाई कर सकते हैं। जैसा कि खिचड़ी में हिमांशु कहते हैं ना
किसी को पता नहीं चलेगा। बस एग्जैक्टली वही बात है। तो इन रीजंस की वजह से इंडिया के लोगों को इमरान खान से सीखना चाहिए और सबसे पहले घबराना नहीं है। डोवल के पास क्लियरली ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मोदी गवर्नमेंट को भारत ने तीसरी बार मौका दिया है और यहाँ पर कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। मोदी गवर्नमेंट को अब ये इंश्योर करना है कि जो उथल पुथल, जो इंस्टेबिलिटी, जो हिंसा, जो एक्सट्रीमिज्म जम्मू कश्मीर में पिछले 30-40 सालों से हो रही है, उसे खत्म करने का जो बड़ा स्टेप 2019 में उठाया गया था, उस स्टेप को उसके अंजाम तक 2024 के बाद पहुंचाया जाए। सिक्योरिटी को और भी टाइट करना जरूरी है। स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को और एम्पावर और खुली छूट देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और भी फास्ट ट्रैक करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जॉब क्रिएशन करना है, एजुकेशन सेक्टर्स पर फोकस करना जरूरी है, ताकि आप ना सिर्फ उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर सके, लेकिन आने वाली कश्मीर की जनरेशंस के दिमाग को भी मोल्ड कर सके, उनमें एक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी डेवलप कर सके एजुकेशन का इस्तेमाल करके। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कल्चरली जम्मू कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट करना। उसके लिए वहां की हिंदू कम्युनिटी को पोटेंशियली और सेफ बनाना पड़ेगा और भी एम्पावर करना पड़ेगा, खासकर तब तक जब तक कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी से रेडिकल एलिमेंट्स को हटाया नहीं जाता पूरी तरीके से। चाहे वो सॉल्यूशंस वो हो जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग पिछले 10 साल से सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के स्पेशलाइज्ड सेटलमेंट्स डेवलप किए जाए पूरे कश्मीर वैली में, जहां पर उनको एक्स आर्मी पर्सनल और उनकी फैमिलीज के साथ प्रॉपर वेपन्स के साथ सेटल किया जाए। उसके साथ साथ कश्मीर में ऑलरेडी रह रहे हिंदुओं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि देखिए कश्मीर की डेमोग्राफी को नियरली 4 लाख हिंदुओं को जबरदस्ती कश्मीर से निकालकर इम्बैलेंस किया गया है। उस इम्बैलेंस को सही करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे आज का पाकिस्तान हो, आज का बांग्लादेश हो, कश्मीर हो, केरला हो, जहां पर भी हिंदू कम्युनिटी एक लेवल के नीचे चली जाती है, वहां सेपरेटिज्म सर उठाने लगता है और इसी सेपरेटिज्म का सर कलम करने की जरूरत है। इस डेमोग्राफिक बैलेंस को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर उस समय पर हिंदू और सिख कम्युनिटी भी थोड़ी बेहतर, थोड़ी सेफ और प्रोटेक्टेड फील करेगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि टू एन एक्सटेंट ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि याद रखिए डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। जहां पर भी 60% के ऊपर हिंदूज की पॉपुलेशन है, वहां पर हिंदू सुरक्षित है और सेपरेटिज्म नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए और इंडिया के हिंदूज के लिए एक डार्क रियलिटी है और इस डार्क रियलिटी को हमारी गवर्नमेंट को समझना जरूरी है और वहां की डेमोग्राफिक सिचुएशन को भी फिक्स करना जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर जम्मू के एरियाज में जो आजकल टेरर अटैक्स हो रहे हैं, उनसे निजात पाने के लिए, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और आपको अजीत डोवल से क्या आशा है मोदी 3.0 में, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, हमारे पेट्रियन को अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। हम उस पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें गिव अवेज करने वाले हैं अपने पेट्रन्स के लिए। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक शकील प्रणाम। कुछ पॉइंट्स है जो कि मेरे दिमाग में भी है। पहला पॉइंट तो मैं ये उठाना चाहती हूँ कि लास्ट में जो इन्होंने मेंशन करा कि जहाँ पे भी हिंदू 60% से कम हो जाते हैं जिस क्षेत्र में, या जहाँ पे बोलो, पाकिस्तान बोलो, बांग्लादेश बोलो, ये सब तो भाई अलग कंट्री बन चुके हैं। अभी हमारे इंडिया की बात ले लो तो केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर से जो है बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कराया गया, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया एंड मुस्लिम संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब एक पूरा स्टेट हमारे भारत के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ बताया जाता है कि 80% हिंदू रहते हैं, हमारे उस भारत के अंदर 2 स्टेट ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हों। तो 2 मुस्लिम स्टेट भारत के अंदर ही बन गए हैं। सो लोग जो है कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिम को डरना चाहिए कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें खतरा है, एंड ये सारी बातें किस बेस पे करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है। ध्रुव राठी जो है वो उल्टे सीधी बातें मुस्लिमों के दिमाग में ठोकता रहता है, उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में भरता रहता है एंड मुस्लिम्स उसको फॉलो करते हैं, कितने लेफ्टिस्ट लोग उसको फॉलो करते हैं। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या, वो क्यों ये सब करता है, उसके पीछे कितना बड़ा उसका एजेंडा है, कितना बड़ा आतंकवाद फैलाने का एजेंडा है एंड कितनी बड़ी एंटी हिंदू मानसिकता लेके चलता है। हिंदू रिलीजियन के हिसाब से उसने शादी भी करी है
वो खुद एक हिंदू होने का दावा भी करते हैं एंड इस तरह की चीज़ें करते हुए इनको मतलब जरा भी शर्म नहीं आती है। ये रीज़न है कि मैं ध्रुव राठी के ख़िलाफ़ हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि ध्रुव राठी जो है हमेशा बायस बात करते हैं, हमेशा बायस्ड ही है वो, एंड अपने वीडियोज़ में हमेशा बायस चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ये दिखाते हैं दैट कि जो 80% लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि खुद केरला के अंदर, कश्मीर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। हिंदुओं को भगा दिया जाता है वहाँ से, उनको अत्याचार किया जाता है, उनको डायरेक्ट मार दिया जाता है, जिससे कि उनको डर सा बन जाता है कि भाई इस यहाँ पे तो रहना मुश्किल है, किसी और जगह में जाके रहते हैं, तो लोग खुद से ही चले जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ें कौन कर रहा है, कौन कम्युनिटी कर रही है, ज़रा बताना हमें। तो ये चीज़ें तो आज हो चुकी हैं, वो बात हो रही है। एंड वो क्या बताता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी तो हुआ तो नहीं ना, कोई भी ऐसा देश तो नहीं बन गया, ऐसा स्टेट तो नहीं बना जहाँ पे केवल हिंदू रहते हो। हर स्टेट में थोड़े बहुत मुसलमान हैं, थोड़े हिंदू भी है। तो ऐसा एक स्टेट में ऐसा कैसे बन गया कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे हैं, 20% हिंदू बचे हुए हैं, उसमें थोड़े से हिंदू बचे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। सेपरेटिज़म, सही बात है, सेपरेटिज़म वहाँ पे जन्म लेता है। वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जनता जो है वो एंटी हो जाती है भारत में, वहाँ पे भारत के ख़िलाफ़ उनको कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार देखा गया है कि वहाँ पे जो संविधान है हमारा, शरीयत करते रहते हैं, वहाँ पे लोग संविधान को मानने से मना कर देते हैं, लोग सज़ा पाने से मना कर देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हुई दिखी हैं। कई बार हमारा संविधान जो है उसको न बदलने के लिए ध्रुव राठी ने कितनी बड़ी मुहिम चलाई कि नहीं यार वोट करो, वोट करो। ये एक झूठा चीज़ था। ये संविधान बचाना तो सिर्फ उनका एक बहाना था। ये उस आड़ में ये कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे, जो करने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनके पास थोड़ा बहुत ब्रेन होगा, जिनको पता समझ होगा कि देश आज तक किन हालातों से गुजरा है। एंड 60 साल तक, 70 साल तक जिन लोगों ने राज किया है देश के ऊपर, उन लोगों ने कितना बिगाड़ा होगा कि 10 साल तक मोदी को लगा इन सब चीज़ों को समेटने में, सजोने में, इतनी सारी चीज़ें करने में। सरकार के ऊपर दोष लगाना बहुत ही आसान है। सरकार के ऊपर नीट के एग्ज़ाम को ले लो, नीट के एग्ज़ाम को लेकर लोग दोष लगा रहे हैं कि भाई कैसा यूथ होगा, क्या होगा यूथ का, इस देश में यूथ का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, एंड एग्ज़ाम्स वगैरह कैंसिल हो रहे हैं, धांधली हो रही है, ये हो रहा है। बहुत ही आसान है इल्ज़ाम लगाना। ध्रुव राठी ने खुद वीडियो बनाई है अपने उसमें कि भाई इसको लेके, लेकिन वो आतंकी हमलों को लेके कोई वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, कोई पोस्ट तक नहीं डाला। उनके लिए ये पिलग्रिम्स का मरना, वैष्णो देवी का दर्शन करना, राम सीता मंदिर का बनना, या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनना, ये सब कुछ कोई मायने ही नहीं रखता है। उनके लिए मस्जिद बनना मायने रखता है। तो कैसे हिंदू है पता नहीं वो किस हिसाब से उनका मेंटालिटी काम करता है, लेकिन बिल्कुल उनका ये जो घटियापना है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। हमारे ग्रंथों को, हमारे भगवानों को काल्पनिक बताते आया है बंदा, तो उससे तो मैं कभी भी अग्री नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि सरकार पे दोष लगाना आसान है, लेकिन जो सरकार कदम उठाती है उसको समझना कितना मुश्किल है, उसको समझना भी अगर आप चाहे तो। क्योंकि देखो इतना आसान नहीं होता है किसी भी चीज़ को कर देना। जैसे कि इन्होंने मेंशन करा अपने वीडियो के अंदर कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के पीछे भी कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ी सरकार को। वहाँ पे 370 आर्टिकल था ना, वो 370 आर्टिकल जो है उसको लागू करने के लिए भी कितना दिमाग खपाना पड़ा, कितनी तैयारियां करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में किसी को खबर ना हो इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि यार दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं। दुनिया भर में अगर हमारे इंटेलिजेंस फैले हुए हैं तो उनके भी इंटेलिजेंस फैले हुए हैं। कौन कब कैसे ये खबर लीक कर देता, किसको कब कैसे चीज़ पता चल जाती, कोई भरोसा नहीं था। तो उसी तरह जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं था, एंड आज के डेट में भी अगर सरकार चाहेगी सर्जिकल स्ट्राइक करना तो इतना आसान नहीं है। उसको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे देश क्या सोचेंगे, बार बार ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करवा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों ये क्या कमज़ोर, एक सरकार को कमज़ोर दिखाता है, अच्छा दिखाता है, गलत दिखाता है, सबके नज़रों में क्या दिखा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है लोगों तक। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। सिर्फ अपने देश का सोच के और एक्शन ले लेना ही गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। गवर्नमेंट को पूरे दुनिया में जो भी हमारी इमेज बन रही है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया की नज़र है भारत के ऊपर, तो वो सारी चीज़ों को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक चीज़ के पीछे, तो उस चीज़ को करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अभी CBI का इंक्वायरी बैठा है नीट एग्ज़ाम के लिए,
तो क्या किसी ने इस चीज़ की मांग की थी? नहीं, किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि सीबीआई से जांच करवाते हैं, किसने किया, क्या किया। लेकिन भाई सरकार की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको यूथ को आगे बढ़ाना है। यूथ ही है जो कि देश का भविष्य है, तो सरकार क्यों नहीं सोचेगी यूथ के बारे में? तो ये सोचना ही गलत था कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए था। हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसको न आगे ना होने देना। जो अपने हाथ में है वही करेंगे। अब जो हो गया, लीक करवा दिया, कुछ बदमाश लोगों ने लीक करवा दिया, तो अभी क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने, सरकार ने ये चीज़ को फैसला किया कि दैट आगे से ये चीज़ ना हो। इसके लिए क्या मेजर्स उठाया जा सकता है, ये चीज़ के करने के लिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है। फ्रेंड्स जो है वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें एंड आगे बढ़ने की कोशिश करें इस चीज़ से। अगर आपका हुआ सिलेक्शन सही है, नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे। इसमें इतनी बड़ी बात कोई, अगर किसी चीज़ को लेके अगर हम सोच ले कि नहीं यही हमारा जीवन, ये तो हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक एग्ज़ाम के पीछे इतनी ज़्यादा वो कर लेना कि यार हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सेंस नहीं बनाता है ना, सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। अगर हाँ चलो एक एग्ज़ाम किसी भी कारण से अगर ख़राब होता है, कुछ होता है, कोई भी चीज़ गलत हो जाती है, उससे ख़राब हो जाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर उसका तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर दो वो एग्ज़ाम, देखो कि देश की सरकार आपके उसमें कुछ कर रही है या नहीं, उसके जो आपके साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ही के लिए सबके साथ जो घटना हुई है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो जितने उन्होंने वादे किए उन सब को पूरा किया एंड उन सब के ऊपर काम किया एंड उन सारे जितने वो शुरू से करते हुए आए हैं वादे, अपने अटल जी के टाइम से उन्होंने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, वो सारे प्रॉमिसेस को उन्होंने पूरा किया एंड कई हद तक पूरा किया। और अभी भी कई सारे काम करने बाकी रह गए हैं जो कि शायद पता नहीं हो चाहे ना हो, जो भी हो, लेकिन भाई परिस्थितियां ऐसी बना दी गई देश के अंदर, इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, लोगों को डिवाइड एंड रूल का एक वो बना दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल कर ली, 99 सीटें हासिल कर ली। एंटी अलायंस करके उन्होंने एक चाल चलने की कोशिश की एंड ध्रुव राठी के थ्रू उन्होंने को पूरा कर भी लिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की वजह से देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है 400 पार नहीं हुई एंड उसको कई सारे प्रॉब्लम आएंगी आगे। हो सकता है कि आगे कई सारी प्रॉब्लम आए उनको अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, मुझे लगता है बीजेपी सरकार पीछे नहीं हटेगी एंड अपना काम ज़रूर से अच्छे से निभाएगी। अपना जो जिम्मेदारी उनको देश ने दी है, देश की रक्षा का, देश की सुरक्षा का, देश को चलाने का एंड देश को अच्छे से एक मुकाम पे पहुंचाने का, वो ज़रूर से पूरा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इन्होंने जैसे कि कहा कि फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले लोग जो ठकाठक करते हुए निकल दिए, तो वो लोग तो भाई इसी तरह से करते रहेंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस करते रहेंगे, देश के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे एंड बोलेंगे हम देश से गरीबी को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठकाठक में वैसे कितने लोगों को मिला ज़रूर से कमेंट करना। वैसे पता नहीं कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपके घर पे ठकाठक का जो ये 8,500 रुपये का जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो वाली जो फ़ायदा है वो आपको मिला या नहीं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर मिला होगा तो भी मुझे जानकारी ज़रूर से दीजिएगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी या फिर आप वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे या फिर आपको वीडियो के अंदर बताई गई बातों से आपको थोड़ा भी आपके दिमाग में चेंज आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।